हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने प्रेपोजिशंस दोस्तों टॉपिक कंप्लीट किया था। आज जैसे मैंने बताया था कि प्रेपोजिशंस के मैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और ये रहे आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इंग्लिश का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। इसके बाद हमारी JK SSB क्लास 4 का इंग्लिश टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। जो बचे टॉपिक्स हैं जैसे कि एंटोनियम सिनोनियम्स, इनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो ये है कि हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है इसके ये इनको हमें आज पढ़ना है। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न दूर होगी, क्योंकि इसमें कुछ तो वो होंगे जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक दो कंसेप्ट हमेशा ऐसा लेकर आता हूँ जो हमने पढ़ा नहीं होता है, ताकि उसका भी हमें पता चले। क्या पता उसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए वीडियो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो क्वेश्चन है, दे हैव बीन प्लेइंग इन द मिडफील्ड -3 PM। तो ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन A फ्रॉम, B सिंस, C फॉर, D टू। तो मैंने आपको बताया हुआ दोस्तों, सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है। अगर आप सेंटेंस का फॉर्मेशन ध्यान से देखो, दे हैव बीन प्लेइंग, हैव बीन प्लेइंग मतलब कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब भी ऐसा टेंस आ जाए तो हमें दो पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस यूज़ करने होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है वो पर्टिकुलर कौन से होते हैं, सिंस और फॉर। तो बाकी दो ऑप्शंस तो कट हो गए, जैसे कि टू और फ्रॉम, ये दो तो यूज़ नहीं होंगे। अब बात आती है ऑप्शन B यूज़ होगा या ऑप्शन C फॉर यूज़ होगा। अगर आप आगे टाइम को देखो तो ये दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम बताया है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एग्जैक्ट टाइम, कि 3 बजे के खेल रहे हैं। अगर इसकी जगह मॉर्निंग होता तो हम बोल सकते थे कि सुबह के खेल रहे हैं, शाम के खेल रहे हैं। यहाँ पे कोई पीरियड नहीं बताया हुआ है कि पिछले 2 घंटों से खेल रहे हैं या 10 साल से खेल रहे हैं। इस टाइप में कोई भी हमें 2 दिनों से खेल रहे हैं या 3 दिन से खेल रहे हैं, ऐसा कुछ भी हमें पीरियड नहीं बताया। हमें सीधे पॉइंट बताया है कि 3 बजे के खेल रहे हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए, हमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन B सिंस। ये वाला मैं आपको बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। उम्मीद है मुझे आपको अब इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैंने टेंस की वीडियो में भी ये क्लियर किया था, इसके बाद प्रीपोजिशंस में भी मैंने ये क्लियर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष फेल डाउन while he was running dash a bus। अब देखिए, मनीष नीचे गिर जाता है जब वो किसी बस के पीछे भाग रहा था। बस के पीछे भागना, ओवर तो यूज़ नहीं होगा। ओवर तो होता है ऊपर, जब भी ऊपर की बात की जाए। थ्रू भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि थ्रू का मतलब होता है किसी के बीच से पास होना, वही होता है ना थ्रू। इनटू भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ आना। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। मनीष फेल डाउन वाइल ही वाज रनिंग आफ्टर ए बस। रनिंग आफ्टर ए बस मतलब कि वह बस के जब पीछे पीछे दौड़ रहा था तब वो नीचे गिर गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिज डैश द रिवर वॉज बिल्ट इन द ईयर 1990। तो इसका पहले मतलब क्या है कि ब्रिज की बात कर रहा है, ब्रिज डैश द रिवर। सबसे पहले जो रिवर होती है, रिवर के
ऊपर ही तो ब्रिज बनाया जाता है ना, रिवर के ऊपर ही तो ब्रिज बनाया जाता है। मैंने आपको दोस्तों एक कंसेप्ट बताया था, सबसे पहले ऑन तो यूज़ नहीं होगा, द ब्रिज ऑन द रिवर, ऑन यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऑन में सरफेस के ऊपर चीज़ होनी चाहिए, ये सरफेस के ऊपर ब्रिज नहीं बनता है, ठीक है। एट यूज़ नहीं होगा। अब बच्चे अबव और ओवर। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अबव और ओवर का यूज़ कब कब होता है। अबव का यूज़ तब होता है जब दो चीज़ों में फिजिकल कुछ कांटेक्ट हो, यानी कि उन दोनों चीज़ों में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बीच में नहीं आ रही हो, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर मैं सोया हूँ, मेरे ऊपर कोई ब्लैंकेट रख ले, तो मेरे और मेरे ब्लैंकेट के बीच में कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, एक्स्ट्रा कोई भी और चीज़ नहीं आ रही है, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। लेकिन अबव का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो। जैसे मैं बात करूँ, अगर मेरा होम ही है तो उसके काफ़ी ज़्यादा ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर, यानी कि कोई प्लेन उड़ रहा है, अगर ऊपर प्लेन उड़ रहा है तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो प्लेन अबव माय हाउस है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे और मेरे प्लेन के बीच में कितना कांटेक्ट है, ये नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारे बीच में क्या क्या चीज़ें आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इस तरह। और अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, द ब्रिज डैश द रिवर वाज बिल्ट इन द ईयर 1990। अब रिवर जो होती है, रिवर के डायरेक्ट ऊपर ही ब्रिज बनाया जाता है, यानी कि उन दोनों में फिजिकल कांटेक्ट होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में और कोई चीज़ नहीं आती है। ब्रिज और रिवर, इन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा कोई चीज़ और नहीं होती है। देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, देयर इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिवर एंड द ब्रिज, दैट्स वाई द preposition that should be used here is over. The bridge over the river was built in the year 1990. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। The three brothers always quarreled dash themselves. जो तीन भाई थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ऑप्शंस दिए हैं फॉर, टू, अमंग और बिटवीन। आप ध्यान से देखो, फॉर यूज़ नहीं होगा और टू भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बचे अमंग और बिटवीन। मैंने आपको बताया था कि बिटवीन का यूज़ कब कब होता है और अमंग का यूज़ कब होता है। बिटवीन का यूज़ तब होता है जब यहाँ तो दो पर्सन हो। अगर दो से कभी ज़्यादा पर्सन हो भी, दो से कभी ज़्यादा पर्सन हो भी, तो उन सभी का नाम, उन सभी के बारे में हमें कंफर्म पता हो, कंफर्म बताया हो कि उनका नाम क्या है, उनके बारे में हर एक के बारे में कंफर्म बताया हो, तभी बिटवीन यूज़ किया जाता है। नहीं तो सिंपल रूल ये है कि बिटवीन दो पर्सन्स के लिए यूज़ किया था और अमंग उससे ज़्यादा लोग, दो से ज़्यादा लोगों के लिए अमंग यूज़ किया जाता है। तो इधर आप देखिए, द थ्री ब्रदर्स हैव क्वारल्ड डैश देमसेल्फ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, द थ्री ब्रदर्स हैव क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड डैश प्लेइंग क्रिकेट। तो आपको देख के समझ आ गया होगा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड बाय प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, फॉर प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, विद प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दे हैव क्वारल्ड डैश ए पीस ऑफ लैंड। दे हैव क्वारल्ड यानी कि उनका झगड़ा किस पर हुआ, एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर उनका झगड़ा हो गया, यानी कि कोई जगह थी, उस जगह के ऊपर उनका झगड़ा हो गया कि ये जगह तेरी है कि मेरी है, इस टाइप में उनका झगड़ा हो गया। तो ऑन यूज़ तो नहीं होगा, ऑन के लिए सरफेस कॉन्टैक्ट चाहिए, नहीं है। एट यूज़ नहीं होगा, इन भी यूज़ नहीं होगा, इन तो अंदर की बात होती है कि उस लैंड, पीस ऑफ लैंड के अंदर बात हुई। ये अगर आप सेंटेंस का हिंदी में मतलब देखो ना, तो हम बोलते हैं ना कि उनकी लड़ाई एक जगह के ऊपर, उनकी लड़ाई होगी, जगह के ऊपर बात करता हूँ मैं, जगह के ऊपर। कंसेप्ट एक बेस लेता है कि ये जगह के ऊपर उनकी लड़ाई हो गई,
तो जब ऊपर की बात आती है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दे हैव क्वेल्ड ओवर ए पीस ऑफ लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का सब मैक्सिमम लोगों को इस क्वेश्चन का पता होगा। प्लीज बीवेयर डैश द डॉग। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा। हम कई बार लोगों के घरों के बाहर भी लिखा होता है बीवेयर, तो बीवेयर के आगे क्या लगा होता है? प्लीज बीवेयर ऑफ द डॉग। पता होगा आपको ये, प्लीज बीवेयर ऑफ द डॉग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लिसन डैश व्हाट योर फादर इज सेइंग। सुनो जो तुम्हारे फादर बोल रहे हैं। तो लिसन अपने आगे दोस्तों हमेशा टू प्रेपोजिशन लेता है। लिसन टू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, लिसन टू। सी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ही वॉज प्रिवेंटेड डैश गोइंग टू स्कूल। उसको रोका गया कॉलेज जाने से। ही वॉज प्रिवेंटेड डैश गोइंग टू कॉलेज। तो दोस्तों प्रिवेंट के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि प्रिवेंट हमेशा अपने आगे जो प्रेपोजिशन यूज करता है वो होती है फ्रॉम। ये फिक्स चीज है। प्रिवेंट हमेशा अपने आगे जो प्रेपोजिशन यूज करता है वो होता है फ्रॉम। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दे विल गो दिल्ली डैश ट्रेन। दे विल गो दिल्ली डैश ट्रेन। ये मैंने आपको शायद से अपनी आर्टिकल के सेंटेंसेस में भी बताया हुआ है कि जब भी हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहीं पर जाते हैं हम यूज़ करते हैं बाय एयर। आई एम गोइंग बाय एयर, आई एम गोइंग बाय बस, आई एम गोइंग बाय ट्रेन। इसी तरह दे विल गो टू दिल्ली बाय ट्रेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन यू लीव द होटल प्लीज लीव द कीज डैश रिसेप्शन। जब तुम होटल छोड़ कर जाओ तो कीज रिसेप्शन पर रख देना। अब ध्यान से सुनो इसको, ऑप्शन डी नहीं होगा। प्लीज लीव द की बाय रिसेप्शन नहीं बनता कोई। प्लीज लीव द की इन रिसेप्शन, रिसेप्शन के अंदर अपनी की रख लेना, ये भी नहीं बना कुछ। रिसेप्शन के अंदर नहीं रखी जाती, रिसेप्शन पर रखी जाती है, ना ही रिसेप्शन के ऊपर रखी जाती है ना। कई लोग होटल रहे भी होंगे, रिसेप्शन पर हम अपनी कीज देते हैं ना जो हम होटल को लीव करते हैं, रिसेप्शन पर हम देते हैं, रिसेप्शन के ऊपर नहीं, रिसेप्शन के अंदर नहीं। इसलिए ऑप्शन बी, सी और डी यूज नहीं होगा। प्लीज लीव द कीज एट रिसेप्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आई विल मीट यू डैश एंट्रेंस ऑफ माई होम। मैं तुम्हें अपने होम के एंट्रेंस पर मिलूंगा। अपने जहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं अपने घर के दरवाजे एंट्रेंस पर मिलूंगा। अब फिर से अगर आप हिंदी में इसको बोल पा रहे होंगे, एंट्रेंस पर मिलूंगा। मैंने ये नहीं बोला एंट्रेंस के अंदर मिलूंगा, एंट्रेंस के ऊपर मिलूंगा। तो पहले तो इनटू तो यूज़ होगा नहीं, इनटू का मतलब ही कुछ और होता है, बाहर से अंदर आना, वो तो होगा नहीं। इन यूज़ नहीं होगा, एंट्रेंस के अंदर नहीं मिला जाता, ना ही एंट्रेंस के ऊपर मिला जाता है, एंट्रेंस पर मिला जाता है। आई विल मीट यू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई विल मीट यू एट द एंट्रेंस ऑफ माई होम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ रहे होंगे। इतने ज़्यादा मैंने हाई लेवल के नहीं लिए हैं, कुछ हैं जो मैं आपको पर्टिकुलर जो फिक्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज समबडी डैश द डोर। अब आप खुद इसका खुद सोचिए, देखिए हिंदी में बोलिए, देयर इज समबडी डैश डोर। दरवाजे पर कोई है ना, दरवाजे पर कोई है। ऑन का मतलब होता है के ऊपर, दरवाजे के ऊपर तो कोई नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। दरवाजे के अंदर भी कोई नहीं होगा, और दरवाजे
के द्वारा भी बाय भी कुछ नहीं बनता। तो जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन बी, दरवाजे पर कोई है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ऐट के बारे में अब पता चल गया होगा। मैंने आपको ऐट के बारे में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अपने प्रीपोजिशन की फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। ऐट यूज ही एक पोजीशन के लिए होता है कि कभी मैं पोजीशन की बात करता हूँ ना, एट द कॉर्नर, एट द सेंटर, एट द डोर, एट द एंट्रेंस, एट द रिसेप्शन, तब हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। द हॉर्स जम्प्ड द फेंस। देखिए ये एक और क्वेश्चन है। द हॉर्स जम्प्ड द फेंस। अब फेंस क्या होता है? जिसके ऊपर से घोड़ा छलांग नहीं मारता है, वो होता है फेंस। जब घोड़ा उसके ऊपर से छलांग मारेगा दोस्तों, अब आप ये खुद बताना मुझे, पहले बिलो तो यूज़ नहीं होगा, ऑप्शन सी फ्रॉम भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि बात तो ऊपर की हो रही है। जब घोड़ा फेंस के ऊपर से छलांग मारेगा, घोड़े और उस फेंस के बीच में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आएगी, यानी कि उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होगा। जब भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ना आए ना, कोई और चीज़ आए नहीं है बीच में, तो वो एक कांटेक्ट की बात करता है कि उन दोनों में कुछ कांटेक्ट है। तो उसी कांटेक्ट को लेकर हमेशा हम यूज़ करते हैं ओवर। ठीक है, अबव यूज़ तब होता है जब आप दो चीज़ों की बात करो कि एक चीज़ दूसरे से काफ़ी ऊपर है, दूसरे से ऊपर है, और उन दोनों के बीच में कुछ कोई एक्स्ट्रा चीज़ या कुछ और भी बीच में आ रहा है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट की बात नहीं कर सकते, उस वक्त हम अबव यूज़ करते हैं। लेकिन ओवर यूज तब होता है जब कांटेक्ट की हम बात करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, ओवर। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द शिप सेल्ड द ब्रिज। अब शिप देखिए, ऊपर होता है ब्रिज, नीचे वाटर होता है, और शिप नीचे से आती है। शिप ऐसे चलती है ना, शिप सेल्ड द ब्रिज मतलब ब्रिज के नीचे से शिप गुजर गई। अबव और ओवर तो यूज नहीं होगा, क्योंकि ब्रिज के ऊपर से तो जाती नहीं है शिप, शिप तो ब्रिज के नीचे से जाती है। बात आई बिलो एंड अंडर की। जिस तरह मैंने आपको बताया था अबव और ओवर का केस था, उसी तरह बिलो और अंडर का भी केस है। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के नीचे है, लेकिन उनके बीच में कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, उनके बीच में कुछ और चीज़ें भी आ रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो हम बिलो यूज़ करते हैं। जबकि अगर डायरेक्ट कांटेक्ट है दो चीज़ों में, जैसे कि ब्रिज और शिप में, इन दोनों के बीच में और कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही है, डायरेक्ट कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट है ना, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा अंडर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द शिप सेल्ड अंडर द ब्रिज। जैसे हम बोलते हैं ना, एक टेबल के नीचे बॉल ही पड़ी हो, द बॉल इज अंडर द टेबल, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ और कांटेक्ट नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही है, उन दोनों का डायरेक्ट कांटेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। दे लॉक्ड डैश द विंडो। दे लुक्ड, सॉरी लॉक नहीं है, दे लुक्ड डैश द विंडो। विंडो के अंदर से हम देखते हैं, विंडो के अंदर से हम बाहर देखते हैं। फ्रॉम यूज नहीं होगा, दे लुक्ड फ्रॉम विंडो नहीं, बिटवीन यूज भी नहीं होगा, कि दो चीज़ों की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी की बात ही नहीं कर रहा वो, तो बिटवीन तो यूज नहीं होगा। अक्रॉस का मतलब होता है साइड बाय साइड मूव करना, साइड एक साइड से अनदर मूव करना या फिर घूमना या क्रॉस करना, उसको बोलते हैं अक्रॉस। लेकिन थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब भी तो यही होता है अंदर से बाहर। तो लुक्ड डैश द विंडो मतलब कि वो विंडो के अंदर थे, अंदर से बाहर की तरफ देख रहे थे वो। दे लुक्ड थ्रू द विंडो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए सब कुछ जो मैंने प्रेपोजिशन के रूल्स पढ़ाए हैं उसी के बेसिस पे चल रहा है, तो अगर आप वो पढ़ चुके हैं तो आपको ये इतना डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप वो फिर से देखिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको इंग्लिश ग्रामर का इतना कंसेप्ट आना ज़रूरी भी नहीं है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ये चीज़ अच्छी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मूव करते हैं। द डॉग रैन डैश द रोड।
अब देखिए ये रोड है, रोड है, रोड के अंदर से बाहर तो जाया नहीं जाता, रोड के ऊपर से ही हम क्रॉस करते हैं, साइड बाय साइड क्रॉस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसमें कोई कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी ये मूव करें फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ओनली वन preposition इज यूज, दैट इज अक्रॉस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, उसने रोड पार कर दिया, ठीक है। द गर्ल वॉज हाइडिंग डैश द बेड, बेड है, बेड के नीचे जो है वो छुपी हुई थी। द गर्ल वॉज हाइडिंग डैश द बेड। अब देखिए एट यूज नहीं होगा, एट तो यूज नहीं होगा, ठीक है। ऑन नहीं होगा कि हम बोलें कि उसके ऊपर थी या उसके नीचे, हम बोलेंगे कि बेड के नीचे थी। अब जब नीचे थी, आप एक बात बताइए मुझे, जब मैंने आपको बताया कि कोई नीचे होता है और दोनों में कांटेक्ट होता है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ बीच में नहीं आती है, तो हम सीधे सीधे अंडर का यूज़ करते हैं। उस टाइम बिलो का यूज़ भी नहीं होता, सीधे सीधे अंडर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इज़ दी राइट आंसर, अंडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ही ड्राइव्स डैश द टू ट्रक्स, उसने दो ट्रक्स के बीच में से गाड़ी निकाल दी, ठीक है। उसने दो ट्रक्स के बीच में से गाड़ी निकाल दी। अब सिंपल एक रूल, जब भी दो चीज़ों की बात की जाए और उनके बीच में से गुजरा जाए तो वो क्या होता है, बिटवीन, ठीक है। जब भी दो चीज़ों की बात की जाए, कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं, बिटवीन यूज कर देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। टीचर एज वेल एज द प्रिंसिपल एंटर्स द क्लास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर एंटर्स क्यों यूज़ किया गया है। एज वेल एज हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था, जब भी दो सब्जेक्ट्स के बीच में एज वेल एज यूज़ किया जाए, हमेशा सब्जेक्ट वन को देखकर ही आप आगे वाली वर्ब यूज़ करेंगे। तो टीचर को देख के आगे वाली वर्ब एंटर्स यूज़ की गई है। डैश द क्लास, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन नहीं सही होगा, टू भी यूज़ नहीं होगा, इन टू भी यूज़ नहीं होगा दोस्तों। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। ये मैंने आपको एक नोट में लिखाया था कि एंटर का मतलब ही अंदर आना, बाहर से अंदर आना होता है। इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती, ना ही इन ना ही इन टू, इसके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, नन। तो दोस्तों ये थे हमारी प्रेपोजिशन के बेसिस पर 20 क्वेश्चंस। आपके कितने ठीक हुए आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपकी JKSSB की इंग्लिश कंप्लीट होती है दोस्तों। और मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार फिर से रिवाइज भी कर लें ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए। जल्द ही हम इसके बेसिस पर मॉक सीरीज़ भी लेकर आएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि जनवरी मंथ से पहले पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आप जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सके रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि मॉक सीरीज़ में जितना ज़्यादा रिवीजन करके आप देंगे उतने आपके मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है, मैथ की क्लासेस चल रही है, रीजनिंग का भी थोड़ा बचा हुआ है। हम जितनी जल्दी हो सके रीजनिंग को भी कंप्लीट कर देंगे। और फिर एंड में हमारा थोड़े से एक दो टॉपिक बचे हैं GK GS के, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।